और सबसे पहले आपको शो में जुड़ने का तरीका बता देते हैं। और स्टॉक्स में आप अपने सवाल हमें 9167329108 पर फोन करके, एसएमएस करके, व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हैं और सोशल मीडिया के जरिए भी हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल पर भी आसानी से आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं और आपके सभी सवालों के जवाब अगले 1 घंटे तक इस शो के अंदर दिए जाएंगे। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी है, निमेश ठाकर.com के निमेश ठाकर है। बहुत बहुत शुक्रिया निमेश जी, आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले बाजार की एक चाल देख लेते। तो बाजार में आज सुस्ती दिख रही है। निफ्टी बिल्कुल सपाट 25,100 के आसपास हल्की तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। निफ्टी बैंक में हल्की तेजी है 100 अंकों की, 57,000 के करीब निफ्टी बैंक यहां पर ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं सेक्टर की, तो सेक्टर से कहां पर इस बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे चुनिंदा कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे कुछ खरीदारी दिख रही है, जिसमें प्राइवेट बैंक्स यहाँ पर खरीदारी है, कुछ फाइनेंशियल्स कंपनियां हैं वहाँ पर सपोर्ट है, लेकिन दबाव वाले शेयर्स आज ज़्यादा है। रियलिटी सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, रियलिटी के अलावा फार्मा कंपनियों पर दबाव है, इसके अलावा सरकारी बैंकों पर दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात करें तो इटर्नल जहाँ पर 9% की तेज़ी यहाँ पर दिख रही है आज के सत्र में। एचडीएफसी लाइफ में करीब 1.5% की तेजी है, हिंडाल्को 1% से ज़्यादा मजबूत है, टाइटन के शेयर में तेजी है, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक यानी प्राइवेट बैंक्स में अच्छी तेजी दिख रही है। एक्सिस भी ठीक ठाक तेजी दिखा रहा है, लेकिन कमजोरी दिख रही है आयशर में 1.5% नीचे है, टाटा मोटर्स पर दबाव है, इसके अलावा भारतीय एयरटेल और बजाज फिनसर्व जैसे शेयर्स भी आज के सत्र में कमजोर है। निमेश जी, सबसे पहले बाजार पर आपका व्यू चाहिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका क्या व्यू बन रहा है यहाँ से? वेरी गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। देखिए, मार्केट के अंदर जिस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक कल के सेशन में एक अच्छी रिकवरी दी थी, एक ट्रेंड रिवर्सल बना है, बट जब तक निफ्टी ऊपर में 25,220 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो एक नेगेटिव ही रहेगा। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से रिजल्ट सीजन स्पान आउट हो रहा है और मार्केट एक रेंज के अंदर घूम रहा है, तो यही रेंज में कारोबार करने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। हालांकि जब तक 25,000 के ऊपर है तब तक हम लोग बुलिश व्यू लेके चल सकते हैं, बट मोमेंटम मेरा मानना है कि 25,220 के ऊपर अगर जब भी निफ्टी निकलेगा उसके बाद ही निफ्टी में हम लोग मोमेंटम देखेंगे। तो फिलहाल मेरा मानना है कि निफ्टी को भी अवॉइड करके चले और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख के मार्केट में हम लोग जो है वो व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, वहां पर आपको ध्यान अपना लगाना होगा और इंडेक्स स्तरों पर जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ आप आगे बढ़ें। चलिए बढ़ते हैं आगे और पहला जो सवाल है वो सुरेश जी का लेते हैं। सुरेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सुरेश जी गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? सूरत से सर। जी पूछिए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है? मेरा एक तो अपना क्यूबिल्स के लिए क्वेश्चन है। मेरे पास 80 शेयर्स है, ठीक है, और 10-12 हजार रुपया प्रॉफिट होता है, लेकिन उसका फ्यूचर क्या है? ठीक है, क्यूमिंस इंडिया आपने लिया हुआ है? हाँ जी। जी, और आपकी बाइंग प्राइस 3426 रुपए है ना? हाँ जी हाँ। ठीक है ठीक है। फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ सुरेश जी कि कितना समय और देना चाहते हैं आप? हाँ, मैं 3 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। चलिए ठीक है। निमेश, क्यूमिंस इंडिया अच्छे लेवल पे इन्होंने बाइंग किया हुआ है और कह रहे हैं कि फायदा तो हो रहा है, लेकिन जिस तरह का समय ये दे रहे हैं उस तरह का फायदा नहीं हो रहा है। हालांकि यहाँ से पेशेंस बनाकर रखना चाहते हैं, 2-3 साल और देना चाहते हैं। क्यूमिंस इंडिया पर आपकी क्या राय हो रही है? और ये भी बताइए कि अगर इसके अलावा कोई स्टॉक इस रेंज में नजर आ रहा है जहां ज्यादा बेहतर मुनाफा हो सकता है तो उस पर भी राय दीजिए। इंडिया के अंदर जिस तरह से एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बना है, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर काफी बुलिश है और स्टॉक अच्छे लेवल से हम लोगों ने देखा है कि लोअर रेंज से भी एक अच्छा रिबाउंड आया है। तो मेरा मानना है कि फिलहाल आपको एक लॉन्ग टर्म नजरिया चाहिए तो आप ये काउंटर के अंदर होल्ड कर सकते हैं। और प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था एक 4,200 के आसपास एक टॉप बना के वहां से करेक्शन आया था। तो मेरा मानना है कि यहाँ से आने वाले दिनों में एटलीस्ट 4,000 से 4,200 के आसपास के लेवल आपको क्यूमिंस इंडिया में देखने को मिल सकेंगे, ऐसे चांसेस ज्यादा है। तो फिलहाल राय यही बनेगी कि आप होल्ड कीजिए और 4,000 से 4,200 के आसपास आए तब वहां पर जरूर से एक बार रिव्यू कर लीजिएगा और वहां पर आगे की जो स्ट्रेटेजी है आपकी वो डिसाइड कीजिएगा। बट फिलहाल मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। 4,000 से 4,200 के लक्ष्य मीडियम टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं।
4,200 तक के लक्ष्य भी आपको दिख सकते हैं। तो मीडियम टर्म का अगर आपका नजरिया, आप इन्वेस्टर हैं, आपने पहले ही कह दिया है कि 3 साल का नजरिया है, तो आपको होल्ड करने की सलाह निमेश जी की तरफ से आ रही है। लेकिन चलिए, अब हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका नाम है अश्विनी कुमार, एमडी हैं और सीईओ हैं यूको बैंक के। बहुत बहुत नतीजे तो बेहतर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि जो हमारे टेक्निकल एनालिस्ट हैं निमेश ठाकर, वो यूको बैंक के शेयर को कैसे देख रहे हैं। निमेश, यूको बैंक बताइए, यहाँ से कैसा लग रहा है? नतीजों को तो हमने चर्चा की ही, उसके अलावा मैनेजमेंट को भी आपने सुना, उन्होंने तमाम बातें बहुत स्पष्ट तरीके से रखी। यहाँ से क्या करना चाहिए? देखिए, यूको पीएसयू बैंक्स इंडेक्स के ऊपर व्यू हमारा बुलिश है, और मेरा मानना है कि यूको बैंक के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी एक अच्छा करेक्शन आ गया है, देख लिया है। तो अगर आप देखें तो स्टॉक पिछले साल जो 70 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वो आज मोर देन 50% का एक करेक्शन आ गया है और एक अच्छे सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं मंथली चार्ट की बात करूं तो मंथली चार्ट के 200 मंथ्स की एवरेज के सपोर्ट के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से लॉन्ग टर्म नजरिया जो है वो बुलिश बन रहा है। मेरा मानना है कि रिस्क रेशियो काफी फेवरेबल है, और अगर यहाँ से हम लोग इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं तो नीचे की तरफ 26 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से जरूर से बाय करना चाहिए। जिस तरह से मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है और जिस तरह से रिजल्ट्स आए हैं, मेरा मानना है कि यहाँ से हम लोग जल्दी ही ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। मोमेंटम हालांकि नहीं है, तो ये थोड़ा इन्वेस्टमेंट बाय बनेगा, ट्रेडिंग पिक नहीं बनेगा। और ऊपर में 34-35 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो मैं मानता हूं कि एक अच्छा मोमेंटम ये काउंटर के अंदर बन सकता है। तो रिस्क रेशियो काफी फेवरेबल है, अच्छे एंट्री पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है, लंबे लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, और मोर इम्पोर्टेंट पिछले 3 महीने से कंसोलिडेट भी हो गया है। तो यहाँ से एंट्री तो बनती है, और मैं मानता हूं कि ऊपर में 40 से 45 तक का टारगेट आने वाले 1 साल में देखने को मिल सकता है। तो जरूर से ये काउंटर के अंदर व्यू बुलिश रहेगा। 26 के स्टॉप लॉस से यूको बैंक के अंदर बाय रिकमेंडेशन है। 40 to 45 के लक्ष्य मीडियम टू लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। इस तक के लक्ष्य जो है मीडियम से लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पर नजर आ सकते हैं। यहाँ पर खरीदारी की सलाह निमेश जी की ओर से मिलती हुई। चलिए, इसी के साथ हमें यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होते हैं, आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है, और आप देख रहे हो स्टॉक्स। बाजार की चाल एक बार देखें तो बाजार अभी भी सुस्ती दिखा रहा है। 25,100 पे निफ्टी है। निफ्टी बैंक हल्की तेजी के साथ 56,965 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन चलिए, अब वक्त हो चुका है हमारी खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन जानने का। और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ एंजल वन के राजेश भोसले साहब है। राजेश जी, ऑप्शंस में आज कहाँ मौके दिख रहे हैं आपको? नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। देखिए, कल एचडीएफसी में एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला था। 89 बैंक यहाँ पे के ऊपर जो है सस्टेन करा, तो एचडीएफसी कॉल बाय कर सकते हैं। 770 का कॉल और लगभग 6.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रखना है ₹1.5 का एंड टारगेट रहेगा 16.5 का। इसका जो लॉट साइज है 1100 का है, तो जो मैक्सिमम इसके आसपास स्टॉप लॉस होगा वो होगा 5500 का, एंड जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 11,000 के। तो एचडीएफसी लाइफ पे 770 के स्ट्राइक की कॉल खरीदनी है। 7.5 पे नहीं, ₹6.5 के आसपास है, वहां पे खरीदे। टारगेट ₹16.5 का है। ₹1 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उससे कम कर ले टारगेट को, और स्टॉप लॉस भी ₹1.50 कर ले, ऐसा राजेश जी ने अपडेट दिया है। ये नोट कर ले। ये कॉल ऑप्शंस में खरीदारी की सलाह आपके लिए राजेश जी की तरफ से। अधिकतम मुनाफा यहाँ पे 11,000 होने की संभावनाएं हैं। स्टॉप लॉस का भी प्रीमियम में ध्यान जरूर रखिएगा। लेकिन जो रिस्क डिस्क्लेमर ये है कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान हो जाता है, इसलिए अपने रिस्क को कैलकुलेट कीजिए। बिना स्किल ट्रेडर ही ऑप्शंस में जाएं, क्योंकि ट्रेडर्स को औसतन ₹1,00,000 का नुकसान होता है, और घाटा होने के बाद भी आपको ट्रांजैक्शन देने पड़ते हैं, और मुनाफा होने पर भी आपको 15 से 50% ट्रांजैक्शन में ही चले जाते हैं। ये ध्यान रखें, फिर उसके बाद ही आप ऑप्शंस ट्रेड में एंट्री करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगली दर्शक है, फोन लाइन पर मौजूद है, मंजू हैं पुणे से। मंजू जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, एक्चुअली मेरे पास 3 स्टॉक है। एक बेल है,
19 है क्वांटिटी, बाई प्राइस है 270। SBI है 8 स्टॉक है, बाइंग प्राइस है 744। टाटा मोटर्स है क्वांटिटी 8 है, बाई प्राइस है 620। ओके जानना था करना क्या है स्टॉक से। आपका नजरिया कितने दिनों का है? आप ट्रेड करना चाह रही हैं, पोजिशनल नजरिया है या लंबी अवधि का नजरिया है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। ओके, लंबी अवधि के निवेशक है। 270 पे आपकी बाइंग है BEL। SBI 774 पे बाइंग है। 620 पे आपकी बाइंग है टाटा मोटर्स की। निमेश जी एक एक करके बता दीजिए। सबसे पहले BEL बताइए, 270 की बाइंग है, क्या करना चाहिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में? देखिए, नजरिया बुलिश ही है और 2 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो मैं मानता हूं कि यहाँ से आपको होल्ड ही करना चाहिए। हालांकि स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म जो है वो वोलेटिलिटी रहेगी, बट आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है और आपने काफी लोअर लेवल से बाई किया है, तो मेरा राय बनेगा कि आप होल्ड ही कीजिए। और ऊपर में मेरा मानना है कि BEL के अंदर आने वाले दिनों में 500 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल मेरी राय बुलिश रहेगी, BEL के अंदर आपको होल्ड की राय है। भी इनको हो रहा है सर। अब SBI और टाटा मोटर्स बता दीजिए। SBI की बाइंग है 774 की, टाटा मोटर्स की बाइंग है 620 की। क्या करना चाहिए इन दोनों स्टॉक्स में? SBI के अंदर भी व्यू बुलिश है, जैसे हम लोगों ने भी बताया कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर व्यू मेरा बुलिश है। और मेरा मानना है कि जिस तरह से अभी न्यूज फ्लो आ रहा है काफी पॉजिटिव आ रहा है और रिजल्ट एक्सपेक्टेशन भी अच्छा है PSU बैंक्स के, तो मेरा मानना है कि SBI में भी आपको होल्ड करना चाहिए। मिनिमम आपको 900 रुपए तक के लेवल SBI में देखने को मिल सकते हैं, तो SBI में भी आप होल्ड करके चल सकते हैं। तो SBI भी होल्ड करने की सलाह, टाटा मोटर्स भी होल्ड करके जाएं या यहां पे एग्जिट की सलाह है? देखिए, टाटा मोटर के अंदर मेरा मानना है कि आपको थोड़ा लंबा होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक के अंदर मोमेंटम नहीं है और दूसरा कि जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, डायरेक्ट स्टॉक के ऊपर इंपैक्ट आती है। तो मेरा मानना है कि अगर टाटा मोटर की जगह पे कोई दूसरा ऑटोमोटिव स्टॉक जहां पर आप स्विच कर दे तो बेटर रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, बट यहाँ से मोमेंटम नहीं है। तो मोमेंटम कब स्टार्ट होगा, बिजनेस इंप्रूव कब होगा, वो कहना डिफिकल्ट है। तो मेरा मानना है कि अगर आप हो सके तो एक बार टाटा मोटर्स से एग्जिट कर दीजिए, और अगर ऊपर में 750 के ऊपर स्टॉक निकलता है देन एंड ओनली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक के अंदर अच्छा मोमेंटम बनेगा। तो फिलहाल टाटा मोटर के लिए जो है वो मैं एग्जिट की राय देता हूं, और उसकी जगह पे आप कोई अच्छे ऑटोमोबाइल स्टॉक जहां पर जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा है, आइसर मोटर है, वहां पर स्विच करके चल सकते हैं। कर ले, अगर आपको ऑटो में ही रहना है तो M&M और आयशर में से कोई एक चुन सकती है। SBI और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में बने रहने की सलाह है निमेश जी की तरफ से। शुक्रिया निमेश जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। आधा पड़ाव हमने पार कर लिया है और अब अगले आधे घंटे हम आपके कुछ सवालों को शामिल करेंगे, कुछ बड़ी खबरों पर भी हमारी नजर रहेगी और इसके साथ ही आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों पर जो एक्सपर्ट्स होंगे वो आपको राय देंगे। चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बाजार पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो आप देखिए, खास तौर पे निफ्टी पर निगाह डालिए तो एक लग रहा था कि रिकवरी नजर आएगी, लेकिन एक बार फिर दबाव में आता हुआ 25,000 के पास इस वक्त निफ्टी तो है, लेकिन लाल निशान में कारोबार करता हुआ दायरे में ही इस वक्त बाजार नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी जो है वो ऊपरी स्तरों से ज्यादा फिसलता हुआ, जबकि यहां पर तेजी हमें देखने को मिली थी, लेकिन 56,950 के पास माफ कीजिएगा। अगर हम निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने रखें तो इटर्नल आज एक वक्त पे अपर सर्किट भी लगा 10% का, और आज देखिए अभी फिलहाल 8.25% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है इटर्नल। वहीं बात करें टाइटन की तो यहाँ 1.5% की तेजी है, टाइटन भी निफ्टी का गेनर है। हिंडाल्को में लगभग 1% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा HDFC लाइफ यहां पर आधे % से ज्यादा की मजबूती हम देख पा रहे हैं। ICICI बैंक भी 0.5% से ज्यादा मजबूत है। ट्रेंट 0.5% मजबूत है। वहीं TCS में भी लगभग 0.5% की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। अगर निफ्टी के लूजर्स की लिस्ट आपके सामने हम लेकर आए तो आप देखेंगे जियो फाइनेंस निफ्टी का टॉप लूजर, लगभग 1.5% की गिरावट यहां पर हमें नजर आ रही है। आयशर मोटर्स ये भी लगभग 1.5% टूटता हुआ। बजाज फिनसर्व में लगभग 1.5% की गिरावट है। श्रीराम फाइनेंस 1.5%, यहां पर भी हम लगभग देख रहे हैं कि प्रेशर बना हुआ है। वहीं टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो और इंडसइंड बैंक में 1 से 1.25% तक की गिरावट हम देख पा रहे हैं। अगर हम देखें, अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो को यानी मार्केट ब्रेथ को आपके सामने लेकर आए तो आप देखेंगे 1212
शेयर इस वक्त मार्केट ब्रेथ में ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और 1405 शेयर फिलहाल ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये है बाजार का पूरा ब्यौरा जो हमने आपके सामने रखा है। इसके अलावा आप देखिए कि अगर हम ब्रॉडर मार्केट को देखें, मिड कैप और स्मॉल कैप पर भी निगाह डालें तो यहाँ पर भी मिड कैप जो है वो 0.5% टूटता हुआ नज़र आ रहा है। स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक तरह से सपाट कारोबार होता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए इन सब के बीच में बढ़ते हैं आगे और जाहिर सी बात है बाजार में इस वक्त इंडेक्स स्तरों पर तो बड़ा संभल के चलना होगा जैसे हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक बार ज़रा एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं। अक्षय भागवत साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। अक्षय, गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूँ। ज़रा बाजार पर अपना फ्रेश नज़रिया दीजिए। लग रहा था कि शायद रिकवरी अटेम्प्ट है, कम से कम बैंक निफ्टी में एक तरह की मजबूती नज़र आ रही थी, लेकिन हम देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से बैंक निफ्टी फिसलता हुआ, जबकि बैंकिंग स्टॉक के नतीजे अच्छे रहे। कल ग्लोबल क्यूज़ भी बेहतर रहे। ये जो आप बाजार में इस वक्त उतार चढ़ाव देख रहे हैं, इसे कैसे देखा जाए? गुड मॉर्निंग प्रशांत। तो बिल्कुल अगर आप देखें कल पहले दिन था जो थोड़ी सी हमने बाजार में 24,950 के स्तर से रिकवरी देखी है। डेटा पॉइंट्स भी अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से 10-15 ट्रेडिंग सेशन से एफआईआईस का आपको इंडेक्स फ्यूचर में सेल नंबर दिखेगा, पर कल का ट्रेडिंग सेशन में फर्स्ट टाइम थोड़ी सी हमने एक पॉजिटिवनेस देखी, हल्की सी बाइंग के नंबर्स देखी। तो कुल मिला के जो जुलाई सीरीज का जो व्यू बन के आ रहा है तो एक रेंज बाउंड है। 24,900 कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बेस है और बहुत बड़ी तेजी की भी कोई उम्मीद नहीं है। हल्का सा अगर तेजी पकड़े बाजार तो वापस 25,300 350 तक हायर एंड ऑफ द रेजिस्टेंस होगा। कल के जो एक्शन था, ओपन इंटरेस्ट था, डेरिवेटिव्स डेटा था, उसके चलते मेरा तो मानना है कि आज भले दिन थोड़ा सुस्त स्टार्ट हुआ है, पर कहीं ना कहीं 25,050 ये रेंज से वापस आपको बाइंग देखने को मिलेगी और हल्की सी वहां से मार्केट संभलता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल 25,350 ये टारगेट एरिया से आप वर्क करें, ये हमारा निफ्टी में व्यू है राय आपको मिलती हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी पर इस वक्त अक्षय जी की तरफ से। अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। विजय हमारे साथ जुड़े हैं। विजय, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं पुणे से बोल रहा हूँ। बताएं विजय, क्या मदद की जाए, कौन सा स्टॉक लिया है? सर मैंने लिया था कैनरा बैंक 2500 ठीक है, एट द रेट ऑफ 115। ओके। एंड महाराष्ट्र बैंक 2300 एट द रेट ऑफ 55 रुपीज। ठीक है, इन दोनों स्टॉक में कितना समय देना चाहते हैं आप? शॉर्ट है मेरे को 1 मंथ मैक्सिमम, क्योंकि मैं 8 मंथ से होल्ड कर रहा हूँ, 8 महीने से। ठीक है, ठीक है। महाराष्ट्र बैंक आपने कितना, 23-24 रुपए क्या बताया आपने? इसका है 65 रुपीज में लिया। अच्छा, 65। और क्या कहते हैं कैनरा बैंक का एक बार भाव बता देंगे एक बार फिर से? 115। ठीक है, तो 115 के भाव पे कैनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र इन्होंने 65 के लेवल पे लिया हुआ। अक्षय, दोनों बैंकों पर राय दीजिए। जी। तो कैनरा बैंक की राय देता हूं। पहले कैनरा बैंक का एक न्यूट्रल प्राइस सेटअप है। मैं न्यूट्रल बोल रहा हूं क्योंकि आपके पास समय सिर्फ 1 महीने का है, तो 115 का आपका लेन है और 109 का रेट है। 1 महीने का नजरिया आप रखेंगे तो ये न्यूट्रल सेटअप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसके चलते वापस स्टॉक रेजिस्टेंस जो 118 और 105 ये रेंज आप देखें तो 4 से 5 हफ्तों से चलता आ रहा है कैनरा बैंक में। ऊपरी रेजिस्टेंस टेस्ट करने के बाद वापस गए 3 दिन में हमने सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखा है, जिसके चलते शायद वापस 103 या 105 की तरफ कैनरा बैंक नीचे की लोअर एंड ऑफ द बैंड पे शायद जाता हुआ दिखे। तो अगर आपका 1 महीने के अंदर का व्यू है तो मेरी सलाह रहेगी एक बार एग्जिट करें। हालांकि लॉन्गर टर्म व्यू या मीडियम टर्म व्यू अभी भी पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म के लिए जो है 103 105 आने के संकेत लग पा रहे हैं, तो उसके चलते मैं एग्जिट बोलूंगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसकी बात आप करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र मेरे हिसाब से नतीजे काफी रिसेंटली बेहतरीन थे। वापस 1 महीने का समय बहुत कम होगा ये स्टॉक को देने के लिए, क्योंकि ये स्टॉक बहुत समय रेंज के दायरे में सीमित रहता है। इसका ओवरऑल व्यू अभी भी पॉजिटिव
है तो 53 का एक सपोर्ट जोन है। और जिस तरीके का प्राइस सेटअप है, मेरा मानना है कि कम से कम आप 6 महीने का समय और देंगे तो 65 के टारगेट्स के लिए आप बने रह सकते हैं, जो आपका मोस्टली बाइंग प्राइस है। तो वहां पे एक बार रिव्यू कर लेंगे लॉन्गर टर्म पिक्चर, पर फिलहाल जो व्यू है वो न्यूट्रल सेटअप है। थोड़ा समय देंगे तो 65 तक आपको वापस बैंक ऑफ महाराष्ट्र 6 महीने के टाइम होराइजन में दिख सकता है। दोनों बैंकों पर आपको बेहतर राय मिलती हुई अक्षय जी की तरफ से। बढ़ते हैं आगे, जिग्नेश जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। जिग्नेश, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। जी पूछिए, क्या स्टॉक पे आपका सवाल है? सर मैंने LIC लिया हुआ है 100 शेयर 955 पे। अच्छा, तो अभी मैं क्या होल्ड करूँ और ऐड कर सकता हूँ, क्या करना है पूछना है। और दूसरा मुझे RCF और NFL लेना है, तो क्या मैं वो बाय कर सकता हूँ? चलिए ठीक है। अक्षय, 955 की इनकी बाइंग है। LIC में ज़्यादातर लोग ऊपरी स्तरों पर ही फंसे हुए हैं। LIC में जो हम बीच बीच में एक रफ्तार देखते हैं, वो रफ्तार बहुत ज़्यादा टिकती नहीं है। तो ज़रा बताइए इनको क्या रणनीति होगी, और केमिकल और फर्टिलाइजर सेक्टर पर भी इनकी नज़र है। RCF और NFL, इन दोनों पर राय जानना चाहते हैं कि क्या इनमें खरीदारी की जा सकती है। देखिए, LIC का जो टेक्निकल सेटअप अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से 6 से 7 हफ्ते हो चुके हैं कि स्टॉक कहीं ना कहीं एक रेंज के दायरे में सीमित रहा है। एक क्लैरिटी मिल पा रही है कि 900-910 एक लोअर एंड ऑफ द सपोर्ट है, और ऊपर में आपका जो रेजिस्टेंस बन पा रहा है वो 970 का है। तो ये एक न्यूट्रल सेटअप है अगर आप शॉर्ट टर्म से देखें। बाकी थोड़ा सा आप मीडियम टर्म व्यू रखें तो अभी भी LIC का व्यू पॉजिटिव है। हालांकि 900 एक सपोर्ट जोन है, मैं 850 मीडियम टर्म के हिसाब से सपोर्ट मान के चलूंगा, और उम्मीद कर रहा हूं कि स्टॉक आपको 3 से 6 महीने के टाइम होराइजन से 1000 या 1050 तक छू सकता है। तो उसके चलते होल्ड करने की राय रहेगी। बात करेंगे फर्टिलाइजर स्टॉक्स जैसे NFL हो या चंबल फर्टिलाइजर हो, तो फिलहाल वॉल्यूम्स काफी डल है। बहुत सारे ये स्टॉक्स जो ये सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उनमें एक रेंज बाउंड सिनेरियो दिख पा रहा है। उसमें UPL खासकर अगर आप देखें तो ये एक स्टॉक है जहां पे कल हमने काफी मोमेंटम देखा, आज कैरी फॉरवर्ड मोमेंटम ये स्टॉक में देख पा रहे। तो यहाँ पे काफी उम्मीद है मुझे कि ये स्टॉक 775 तक छू सकता है। तो ये मेरा पसंदीदा टेक्निकल बेट रहेगा। बाकी चंबल हो, NFL हो या जो GNFC हो, RCF हो, इसमें कोई वॉल्यूम एक्शन देख के तो बड़ी तेजी शॉर्ट टर्म में नहीं दिख पा रही है। तो मैं सजेस्ट करूंगा इनमें आप एग्जिट करें और UPL में शिफ्ट कर लें। यहाँ पर UPL जो है वो ज़्यादा पसंद आता हुआ बाकी स्टॉक के मुकाबले। बढ़ते हैं आगे, विनोद जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। विनोद जी, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? विनोद, आप तक आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं विनोद? जम्मू से। बताएं क्या मदद की जाए आपकी? बस टाटा केमिकल के बारे में था, क्या आगे इसमें क्या स्कोप है आगे और फर्दर? 750 का भाव पे लिया आपने? हाँ। ठीक है। अक्षय, टाटा केमिकल्स, आज बहुत सारे सवाल केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस से आ रहे हैं। 750 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, और इन्होंने 2020 में ये खरीदारी की हुई थी, और आगे का नजरिया जानना चाहते हैं, फिलहाल फायदे में। जी देखिए, फिलहाल एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जोन टेस्ट करा है टाटा केमिकल ने। ये रेजिस्टेंस काफी अहम रखता है टेक्निकल रीडिंग पे। 950 है ये आपका रेजिस्टेंस का जो जोन है, जहाँ पे 5-6 हफ्तों से स्टॉक ब्रेक नहीं कर पा रहे, वहां पे आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिख पा रहा है। और सपोर्ट भी अगर आप लोअर एंड पे देखें तो 890-900 का लोअर एंड ऑफ द सपोर्ट है। आपकी लेन काफी अच्छे रेट पे है, 750 बहुत बढ़िया टाइम किया आपने स्टॉक में। तो थोड़ा सा और समय देंगे हम इस ट्रेड को, और देखेंगे कि अगले आने वाले 2 हफ्तों में स्टॉक का जो 970 का बैंड है वो ब्रेक कर पाता है कि नहीं। अगर सक्सेसफुली ब्रीच कर जाए तो आप 1100 की तैयारी करें। ये टारगेट शायद ब्रेकआउट के बाद आपको 3 से 5 महीने के अंदर दिख पाएगा। फिलहाल एक रिवाइज स्टॉप लॉस का अप्रोच लेना जरूरी होगा। यहाँ पे मैं कहूंगा कि आप 875 ये रिवाइज स्टॉप लॉस अपना बना ले, और ये बाइंग का जो आपका ट्रेड है टाटा केमिकल्स में उसे होल्ड करें। तो यहां पर आपको एक बेहतर रणनीति और होल्ड करने की सलाह। इसी के साथ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। सवाल आपके ढेर सारे हैं, ब्रेक के उस पार उन सवालों को शामिल करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। जियो फाइनेंस पर राय जानना चाहते हैं। मैं एक बार बाइंग प्राइस अक्षय बता देता हूं, 295, 295 इनकी बाइंग प्राइस है। 200 शेयर इन्होंने लिया हुआ है, फिलहाल फायदे में है। 3 महीने का और नजरिया इसमें चाहते हैं, और साथ ही स्टॉप लॉस भी जानना चाहते हैं कि कहां पर स्टॉप लॉस लगाया जाए।
तो अपने अच्छे प्राइस एंट्री की है जियो फाइनेंस में, पर अगर आप 4 हफ्तों से देखें कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है स्टॉक में वॉल्यूम्स कम है, कोई एक्शन नहीं दिख पा रहा है। 330 से हल्की सी हमने इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखी है। टेक्निकली पिक्चर स्ट्रांग है, अभी भी हेल्दी है, और पर 3 महीने का समय बहुत कम रहेगा, उसमें आप बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं कर सकते। तो मैं कहूंगा आप रिवाइज स्टॉप लॉस का अप्रोच रखें। 290 आपका रिवाइज स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर स्टॉक में एक उछाल आने वाले 3 महीनों में करीबन 340 से 350 तक दिखे, वहां पे आप एक बार अपना मुनाफा बांध ले, ये मेरी सलाह रहेगी। ठीक है, तो अच्छे लेवल पे खरीदारी आपने की हुई है। कहाँ किन लेवल्स पर मुनाफा बांधना है ये भी आपको बता दिया गया। यूट्यूब से ही हमारे अगले दर्शक का सवाल है और इनका नाम है महेश, और महेश ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर राय जाननी चाहिए। और अक्षय, इनकी बाइंग प्राइस मैं बता देता हूं, 340 के लेवल पर इन्होंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में खरीदारी की हुई है। और यही कहूंगा कि क्या शानदार स्तरों पर इनकी खरीदारी है। आप देखिए, फायदा जो है वो बम्पर फायदा होता हुआ, बताइए, जब इस तरह का बम्पर फायदा होता है तो फिर ये समझ नहीं आता कि हम क्या ही राय दें। लेकिन फिर भी अक्षय बताइए, इस बम्पर मुनाफे में कितना बांध लिया जाए? ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया एंट्री करा है आपने, और मेरे हिसाब से आपको इसमें से मुनाफा बांधने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक्निकली मैं लॉन्गर टर्म पिक्चर देख रहा हूँ, क्योंकि ये एक लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है आपकी। तो यहाँ पे एक क्लैरिटी मिल पा रहा है कि 1700 ये एक नया सपोर्ट बेस लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने डिफाइन करा है। हालांकि कुछ 3-4 महीनों से मेरे हिसाब से हल्का सा रिकवरी होने के बाद स्टॉक एक रेंज के दायरे में सीमित है, बट जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप है, लग पा रहा है कि लॉन्गर टर्म होराइजन से होल्ड करे तो जो ऑल टाइम हाई है करीबन 2300, ये इसका पहला पोटेंशियल टारगेट होगा। और उसके बाद अगर वो ब्रेकआउट भी देखने को मिले तो शायद 2500 या 2600 तक स्टॉक छू सकता है। तो लॉन्गर टर्म होराइजन के लिए डेफिनेटली ये एक होल्ड है। 1700 ये आपका नया सपोर्ट बेस है। ट्रेल स्टॉप लॉस का अप्रोच लेके चलना चाहिए तो 1650 आपका ट्रेल स्टॉप लॉस रहेगा, बट लॉन्गर टर्म से होल्ड करें, और काफी गेन्स 2500 से 2600 ये पोटेंशियल टारगेट्स आने वाले सालों में बन सकता है, ये मेरा मानना है। तो बने रहने की सलाह, और आने वाले वक्त में आपको और ज्यादा बम्पर मुनाफा होने की पूरी उम्मीद है, इसलिए यहां पर भागने की जल्दबाजी ना करें। चलिए बढ़ते हैं आगे, अहम खबर की ओर बढ़ते हैं। जून तिमाही नतीजों के बाद इटर्नल के टॉप मैनेजमेंट ने दमदार कमेंट्री की, जिसके दम पर ब्रोकरेजेस ने भी इटर्नल का लक्ष्य बढ़ा दिया है, और रफ्तार जो है वो भी काफी जबरदस्त है। ब्रोकरेजेस हाउसेस को क्यों पसंद आ रहा है इटर्नल, स्नेही इसके बारे में पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। जी स्नेही। जी बिल्कुल, बहुत कुछ हो रहा है इटर्नल के नंबर्स में। पहले तो उन्होंने सबसे पहले क्लैरिफाई किया कि अब आगे जाके वो एनओवी मेट्रिक पर नंबर्स रिपोर्ट करेंगे और जीओवी पर नहीं करेंगे। इसका मतलब है नेट ऑर्डर वैल्यू रिपोर्ट होगा और ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू रिपोर्ट नहीं होगा। इसके तौर पर उन्होंने एक नई सब्सिडरी भी इनकॉर्पोरेट की है ब्लिंकिट के एक सब सेक्टर में, तो वो भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। पर आइए समझते हैं कि हमने इतना बड़ा मूव क्यों देखा है इटर्नल पर, जबकि कल अर्निंग्स के पहले भी बाद भी स्टॉक ऊपर था और आज तो एक अपर सर्किट छू लिया है स्टॉक ने। तो रेवेन्यू हमारे उम्मीद से काफ़ी अच्छा था, बट पैट, एबिटा और एबिटा मार्जिन पर हमने मिस देखा था। इसके उपरांत इतने अच्छे अंक क्यों आए हैं? क्योंकि ओवरऑल B2C बिजनेस में हमें अच्छा मूव देखने को मिला है। एनओवी पर फूड डिलीवरी के जो यूजर्स हैं, मंथली यूजर्स, उसमें भी काफ़ी अपटिक मिला है। बेस्ट परफॉर्मेंस आया है ब्लिंकिट पर, जहां पर उनका एबिटा लॉस और एबिटा मार्जिन नेगेटिव था, वो नैरो हो चुके हैं, तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है। हाइपरप्योर ने हमारी उम्मीद से बेटर किया है। और मैनेजमेंट कमेंट्री, जहां की उन्होंने एक तरफ फूड डिलीवरी का गाइडेंस 20% से 15% कर दिया है, वो कहते हैं कि 20% बहुत ही जल्दी वो वापस प्राप्त कर सकते हैं। और क्विक कॉमर्स में भी वो कहते हैं कि मार्जिन्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो ये था पूरा अर्निंग स्कोर कार्ड और मैनेजमेंट की कमेंट्री। अब जानते हैं कि ब्रोकरेजेस का क्या कहना है इसके स्टॉक पर। काफ़ी अच्छा ब्रोकरेज रिव्यू हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक ब्रोकरेज मैक्वायरी के अलावा बाकी सारे ब्रोकरेजेस ने अपना टारगेट प्राइस हाइक किया है, बट रेटिंग को काफ़ी हद तक बरकरार रखा है। इलारा है, नुवामा है, जेफरीज है, इन सब ने अपना बाय रेटिंग मेंटेन किया है, बट टारगेट प्राइस हाइक किया है। सबसे हाई टारगेट प्राइस हमने CLSA के द्वारा देखा है, क्योंकि 370 रुपीज़ पर शेयर CLSA का टारगेट प्राइस था अर्लियर 375, अब उसने उसको भी बढ़ाकर 380
85 कर दिया है। तो सबसे हाई टारगेट प्राइस आ रहा है CLSA की तरफ से। सिर्फ मक्वायरी एक बेरिश नोट है जो कि अपना अंडर परफॉर्म स्टांस कंटिन्यू करता है और टारगेट प्राइस है 150। बट मज़े की बात यह है कि स्टॉक ऑलरेडी 300 पार कर चुका है। तो अब देखना रहेगा कि स्टॉक कितना आगे तक जा सकता है और नेक्स्ट क्वार्टर कैसा लगेगा जोमेटो के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे स्नेही आपका इस अहम जानकारी के लिए। और लगे हाथ जरा इटर्नल पर एक राय भी ले लेते हैं। अक्षय, इटर्नल देखिए, और इटर्नली क्या न्यू एज जो कंपनियां हैं उनकी जो सक्सेस है या उनके जो नंबर्स हैं वो अपने आप में एक अलग कहानी बयां कर रहे हैं। और आज के दौर में इन कंपनियों पर नज़र रखना बाजार के ट्रेंड के हिसाब से भी बड़ा फायदेमंद होता है। इटर्नल पर ज़रा राय दीजिए और उसके साथ ही जो न्यू एज कंपनियां हैं उनको भी अपने रडार पे लाइए। कल ही रिजल्ट हुए और मार्केट ने एक बहुत ही बढ़िया रिस्पांस दिया है इटर्नल लिमिटेड के लिए। 10% प्लस आई थिंक नया ऑल टाइम हाई बना है। 311 का रेट आज हमने नया ऑल टाइम हाई देखा। शायद पिछले साल दिसंबर 2024 में ये ऑल टाइम हाई छुआ था स्टॉक। तो यहाँ पे अगर टेक्निकली लॉन्गर टर्म पिक्चर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया टेक्निकल सेटअप है। और यहाँ पे जो जिस तरीके का पैटर्न बन रहा है तो लॉन्गर टर्म में शायद स्टॉक 390 से 420 ये टारगेट पोटेंशियली बनता हुआ दिख रहा है। बट अगर आप इंट्राडे के लिए यहाँ से टाइम करना चाहो तो मैं कहूँगा तो शॉर्ट टर्म इंट्राडे ये लेवल्स थोड़े से जो लेवल्स है ऑल टाइम हाई हम करीबन 1 साल के बाद छू रहे हैं। तो थोड़ी सी जो है मुनाफा वसूली शायद देखने को मिले। टेम्परेरी कूल डाउन हो सकता है 280 तक, पर ये दोबारा लेने के मौके होंगे। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव टेक्निकल स्ट्रक्चर इटर्नल का। और बात करें न्यू एज कंपनीज की, जैसे नाइका जो FSN ई कॉमर्स है, इसमें भी एक बहुत बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर बन रहा है। एक पॉसिबल 230 के ऊपर एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है और मोस्ट प्रोबेबली ये ब्रेकआउट बनते हुए दिखेगा, जिसके बाद आपको 270 या 280 तक ये स्टॉक छूता हुआ दिखेगा। तो न्यू एज कंपनीज में फिलहाल एक मोमेंटम है। ये दौर मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए मोमेंटम ड्रिवन बेस जो फॉलो करना चाहते हैं, स्विगी हो या नाइका हो या इटर्नल हो, आपको शॉर्ट टर्म काफी गेन्स मोमेंटम बेस्ड आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये है राय इटर्नल पर भी, और उसके साथ ही न्यू एज कंपनियों में नायका जैसे स्टॉक जो हैं वो ज्यादा पसंद आते हुए। चलिए बढ़ते हैं आगे। टाटा मोटर्स पर यूट्यूब के जरिए हमारे पास एक सवाल आया हमारे एक दर्शक का, और इन्होंने 834 के भाव 834 के भाव से टाटा मोटर्स में खरीदारी की हुई है। 35 शेयर हैं इनके पास और पूछ रहे हैं कि मुझे बाइंग प्राइस तक इसे आने के लिए कितने दिन रुकना होगा। देखिए, टाटा मोटर्स मेरे हिसाब से रिसेंटली गए 3-4 महीने से एक सपोर्ट बना चुका है 600 का, पर एक बाउंस बैक की भी अटेम्प्ट कर रहा है। वॉल्यूम्स हालांकि थोड़े से डल है, उतने एग्रेसिव नहीं बन पा रहे और कोई भी स्टॉक में फिलहाल ट्रिगर नहीं बन पा रहे कि जहां पे आपको एक वर्टिकल बेस्ड रिकवरी मिले। तो थोड़ा और समय देना पड़ेगा आपको। 600 का एक सपोर्ट बेस है, दोबारा भी ये सपोर्ट छू सकता है आने वाले दिनों में। तो आपको कम से कम 1 साल के ऊपर समय देके चलना है। हालांकि यहाँ से बड़ा डाउनसाइड नहीं है, 550 से 600 एक सपोर्ट बेस है, बट आपका जो बाइंग प्राइस है वापस मिलने के लिए कम से कम 1 साल के ऊपर समय दे। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से ये सपोर्ट बेस शायद थोड़ा वक्त लग जाए बनने में, बट यहाँ से रिकवरी की अच्छी उम्मीद है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए अच्छा है, तो होल्ड करके चले टाटा मोटर्स, ये मेरी सलाह रहेगी। चलिए, टाटा मोटर्स होल्ड करने की सलाह। आपको यहां पर धैर्य का परिचय थोड़ा सा देना पड़ेगा। अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। औपचारिकता है तो डिस्क्लोजर देते जाएं। डिस्क्लोजर जो स्टॉक्स आज शो पे डिस्कस कर रहा है, मेरी पर्सनल होल्डिंग्स उनमें है नहीं। क्लाइंटों को हमने शायद बाइंग के लिए रिकमेंड किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय अपना समय देने के लिए और निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए, इसी के साथ यो स्टॉक में हमें दीजिए इजाजत।